हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने ऋग वैदिक काल पढ़ लिया था और उत्तर वैदिक काल के कुछ तथ्यों को देख लिया था। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हम आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें हस्तिनापुर, आलमगीरपुर यूपी के क्षेत्र हैं, यहाँ से प्राप्त लौह निर्मित उपकरणों से प्राप्त होती है। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, इसलिए उत्तर वैदिक काल को लौह युग के अंतर्गत भी रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिएगा 3 वेद हैं, ऋग्वेद इसमें शामिल नहीं है। ऋग्वेद में केवल ऋग्वैदिक काल की चर्चा है। ठीक है, और बाकी उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी देते हैं वो आपकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक हैं। इस टाइप के जो ग्रंथ हैं ये सब उत्तर वैदिक काल के जानकारी के सोर्स हैं। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का ही मृदभांड था, यानी उत्तर वैदिक काल में ही चित्रित धूसर मृदभांड बनाए जाते थे। तो जो ये मृदभांड मिले हैं उनसे भी हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, इसलिए इसको भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। हमने उत्तर वैदिक काल के कुछ तथ्यों को देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि गोत्र नामक संस्था का उदय भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग वैदिक काल में कैसी थी, व्यवसाय पर आधारित। इस प्रकार के कुछ तथ्यों पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उसके अलावा जो तथ्य रह गए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक स्थिति में जो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हम बात करते हैं, जो कबीले थे, कबीलों से जनपद बन गए हैं, जिस कारण क्या हुआ, राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट हो गई। ठीक है, राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल आते आते, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आपको मैंने बताया था 5 प्रशासनिक इकाइयाँ, कुल, ग्राम, विसर्जन, राष्ट्र, जिसमें आपकी कुल सबसे छोटी इकाई थी, और जन और राष्ट्र को लगभग एक ही माना गया था। तो उस राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट हुई है आपके उत्तर वैदिक काल आते आते। साथ ही राजा जो होता था वो पद की प्रतिष्ठा के लिए 3 प्रकार के यज्ञों का आयोजन करता था, राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। ये 3 यज्ञ होते थे जो पद की प्रतिष्ठा के लिए होते थे। तीनों यज्ञ पद की प्रतिष्ठा के लिए हैं, तो आप याद रखेंगे इनको। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो विभिन्न दिशाओं में यहाँ जो शासक हुआ करते थे वो अलग अलग उपाधियाँ धारण करते थे दिशाओं के आधार पर। तो पूर्व के राजा ने धारण की थी सम्राट की, पश्चिम के राजा ने उपाधि धारण की थी सौराष्ट्र की, और उत्तर के राजा ने उपाधि ली थी विराट की, दक्षिण के राजा की उपाधि थी भोज की। ठीक है, ये एग्जाम में मिलान में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं। पूर्व के राजा की उपाधि सम्राट की, पश्चिम के राजा की उपाधि सौराष्ट्र, उत्तर के राजा की उपाधि विराट, और दक्षिण के राजा की उपाधि थी भोज। तो इसे आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों की। तो यहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे उत्तर वैदिक काल में, वो राजा को सहयोग देने के लिए केवल 3 थे। 3 के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित सबसे बड़ा होता था, जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, उसके अलावा सेनानी होता था जो युद्ध से संबंधित था, और उसके बाद जो ग्रामणी होता था जो ग्राम स्तर की सभी चीज़ों को देखता था, वो ग्रामणी। 3 प्रकार के यहाँ पर पदाधिकारी थे। उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनको रत्निन कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। रत्निन किसे कहा जाता था, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक पदाधिकारियों को। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक संस्थाओं की चर्चा है, जिसमें सभा और समिति की चर्चा मिलती है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति कैसी थी कि जो समाज जो डेवलपमेंट हुआ था वैदिक काल का, वो ग्रामीण समाज के आधार पर था। धीरे धीरे नगरी समाज की ओर बढ़ने लगा था उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक है, नगरी समाज की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन आधारित है ग्रामीण सभ्यता पर। यानी अगर आपसे पूछा जाए वैदिक काल किस प्रकार का समाज था, तो ग्रामीण समाज था, ग्रामीण सभ्यता पर आधारित समाज था, याद रखेंगे। नगरीय समाज की तरफ उसका निर्माण होने लगा था, लेकिन हुआ अभी नहीं था। उसके अलावा यहाँ का जो क्या कहते हैं परिवार होते थे वो पितृ प्रधान होते थे। पिता को प्रधानता दी गई थी। पिता अपने जीवन काल में ही पुत्रों के मध्य संपत्ति का बंटवारा कर दिया करते थे। जबकि आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, वहाँ माता को प्रधानता दी गई थी।
उत्तर वैदिक काल में जो खान पान था तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो खान पान था, खान पान के तो विशेष प्रेमी थे। इसके अलावा ये लोग शहद का प्रयोग करते थे, साथ में सुरापान भी करते थे। सुरापान जिसको एक प्रकार की शराब कहा गया है। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे वैदिक आर्य या उत्तर वैदिक कालीन लोग। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल थे यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं उसमें स्त्रियों की निंदा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल में आपने घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, वे इस प्रकार की जितनी भी विदुषी महिलाएं हैं उनके नामों के बारे में चर्चा सुनी होगी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी शिक्षित, इतनी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति काफ़ी गिर गई थी और ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों की निंदा का उल्लेख है। इनको स्त्रियों को शूद्रों के समकक्ष बताया गया है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सूत्र हो गया है, ये शूद्र है। ठीक है, तो शूद्रों के समकक्ष तक बता दिया गया है स्त्रियों को, और उन्हें शिक्षा से भी दूर रखा गया था। तो देख सकते हैं काफ़ी स्थिति इनकी गिर चुकी थी। इसके अलावा जो शूद्र थे तो शूद्र की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी इस काल में। इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे उनको द्विज यानी पवित्र कहा गया है। द्विज का अर्थ होता है पवित्र। तो द्विज किसे कहा गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है और शूद्रों को इनसे अलग किया गया है, क्योंकि जो शूद्रों की स्थिति थी वो अत्यंत खराब स्थिति थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। जो आपने सुने होंगे 4 आश्रम, उन आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन स्टार्टिंग में केवल 3 आश्रमों के बारे में हमें चर्चा मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम स्टार्टिंग में प्रचलित थे और तीनों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर चौथा आश्रम जुड़ गया जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। और सर्वप्रथम 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है जवालोपनिषद या जवाल उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 3 आश्रमों की चर्चा पूछी जाए तो छांदोग्य उपनिषद, 4 आश्रमों का उल्लेख पूछा जाए तो जवालोपनिषद। जवालोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। कई बार पूछा गया है कि 4 आश्रमों की चर्चा कहाँ मिलती है, तो जवालोपनिषद में मिलती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है उसके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव क्षेत्र था। तो किसके अनुसार है आर्कटिक प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। उसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं तिब्बत क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र को बताते हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स यूरोप को बताते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैक्स मूलर हैं जो मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया को बताते हैं। तो 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र और मैक्स मूलर मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया। ठीक है, तो ये थे विद्वानों को लेकर दिए गए मतभेद जिसके बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में अगर मिलान में आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र को किस विद्वान के द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। चलिए, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ कि वीडियो कंटिन्यूसली नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूँगी वीडियो कंटिन्यू आ पाए। ठीक है, वीडियो से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।